अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रूही शफत चैनल में आप सभी का खुशामदीद। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट अ नोवेल हार्ड टाइम रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया ये जो हार्ड टाइम नोवेल है, ये चार्ल्स डिकेंस का 10वां नोवेल है, जिसका ओरिजिनल टाइटल है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। इस नोवेल को पब्लिश कराया गया 1854 में सीरियल वाइज एंड इसे दूसरी बार पब्लिश कराया गया 12 अगस्त 1858 में। ये बुक फॉर्मेट में इसे पब्लिश कराया गया। इससे 3 बुक्स में बांटा गया। पहला सुइंग, दूसरा रिपिंग एंड तीसरा गार्डनिंग। सुइंग यानी कि बीज को बोना, रिपिंग यानी कि उसे हार्वेस्ट करना एंड गार्डनिंग मतलब कि उसे रीजनरेट करना, दोबारा से उस बीज को बोना। इसे 1854 में लिखा गया। इस नोवेल का जॉनर है विक्टोरियन नोवेल, जो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के टाइम का है और ये प्रोज फॉर्म में है। इस नोवेल की सेटिंग है कोक टाउन, इंग्लैंड में। इस नोवेल का जो मेजर थीम्स हैं वो यह है कि द मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हर व्यक्ति को कोई ना कोई एंड किसी ना किसी साइकोलॉजी थॉट्स पर चलना होता है, चल रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द अपोजिशन बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी। फैक्ट वर्सेस फैंसी का कंपटीशन को बताया गया है। एंड नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनिटी। नेक्स्ट है अनहैप्पी मैरिज। जो इस नोवेल की जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है लूसिया, उसकी जो लाइफ होती है, मैरिज लाइफ, वो अनहैप्पी होती है। उसी चीज़ को इसमें बताया गया है। इस नोवेल को आगे हम देखेंगे तो सारे चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं थोड़ा चार्ल्स डिकेंस के बारे में, जिनका जन्म हुआ 7 फरवरी 1812 में एंड इनकी मृत्यु हुई 9 जून 1870 में। इनका जो ऑक्यूपेशन है वो राइटर है। एंड चार्ल्स डिकेंस का नोटेबल वर्क्स में द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट और टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इस टाइप के जो नोवेल्स हैं, इनका जो वर्क्स है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित में था। और ऐसे भी बहुत से वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखा है। चलिए अब हम नोवेल को शुरू करते हैं, नोवेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टर्स को जान लें। इस नोवेल में मेन कैरेक्टर है थॉमस ग्रैडग्राइन का, जो कि बिजनेसमैन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एंड सुप्रिटेंड होते हैं, स्कूल बोर्ड के संचालक कह सकते हैं। लूसिया इसकी बेटी होती है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल की। पूरा सारा स्टोरी ये थॉमस ग्रैडग्राइन और लूसिया पर बेस्ड है। लूसिया का भाई और थॉमस ग्रैडग्राइन का बेटा टॉम होता है। ये 2 बच्चे होते हैं थॉमस ग्रैडग्राइन का। जो ग्रैडग्राइन है वो अपने दोनों बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हमें फैक्ट्स को लेकर के ही चलना चाहिए। कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स कुछ काम नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ रियलिटी फैक्ट्स पर ही ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, ना कि इमेजिनेशन और इमोशन पर। और यही सब बताते हुए, समझाते हुए वो अपने दोनों बच्चों को बड़ा करते हैं। थॉमस ग्रैडग्राइन की एक स्टूडेंट होती है सिसी, जिसके फादर सर्कस में काम करते हैं। इसके फादर का नाम होता है मिस्टर ज्यू, जो सर्कस में काम करता है। लेकिन किसी रीज़न से, किसी कारण से वह उसे छोड़ करके चला जाता है, बिना कुछ बताए कहीं पर चला जाता है। तो ग्रैडग्राइन जो है वो सिसी को अपने साथ रख लेता है अपने घर में। जो सिसी होती है वो टॉम और लूसिया का ध्यान रखती है, साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करती है। ग्रैडग्राइन जो है ये इसे पढ़ाते भी है और इसे अपने घर में रख लिए हैं ताकि वो उसके बच्चों के साथ में रहे। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मिस्टर बाउंडर बी, जो कि थॉमस ग्रैडग्राइन का दोस्त होता है और यह एक फैक्ट्री ऑनर होता है, बहुत अमीर होता है। इसके घर में एक विडो औरत काम करती है, इसके साथ रहती है, जिसका नाम होता है मिस स्पारसिट। ये जो मिस्टर बाउंडर बी है ना, वो आगे चल करके स्टोरी में मिस्टर बाउंडर बी की शादी लूसिया से हो जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम आगे स्टोरी में जानेंगे। जबकि जो बाउंडर बी है वो बहुत ज़्यादा एजेड होता है, क्योंकि वो ग्रैडग्राइन का दोस्त होता है। और ग्रैडग्राइन क्या करता है, अपनी बेटी की शादी बाउंडर बी से करता है। क्यों करता है ये हम आगे जानेंगे। तब तक हम आगे की कैरेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर स्टेफन ब्लैकपूल नाम का एक वर्कर होता है, जो बाउंडर बी की फैक्ट्री में काम करता है और इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है रिचेल।
हालांकि जो स्टीफन है वो शादीशुदा बंदा होता है, लेकिन फिर भी इसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं रहता है, वो डाइवोर्स चाहता है और वह इसके साथ रिलेशनशिप में रहता है। इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है जेम्स हार्ट हाउस। जो जेम्स हार्ट हाउस है वह हैंडसम जेंटलमैन होता है जो कि कहीं बाहर से आया हुआ रहता है। बाउंडर बी का कोई जाना पहचाना व्यक्ति होता है। अब चले हम इस नोवेल की शुरुआत करते हैं। इस नोवेल की शुरुआत होती है कोक टाउन नामक एक जगह से जो इंग्लैंड में स्थित है। यहाँ पर जो थॉमस ग्रेडग्राइंड नाम का एक जो व्यक्ति है उसके दो बच्चे होते हैं, लूसिया एंड टॉम। थॉमस ग्रेडग्राइंड अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को बस सिर्फ यही एक शिक्षा देता है कि हमें फैक्ट्स और रियलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इमेजिनेशन, फीलिंग्स, इमोशन। ये सब बकवास की बात है। सिर्फ और सिर्फ रियलिटी और फैक्ट्स को ही देखते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। एक समय की बात है, ग्रेडग्राइंड जो है वो एक रूम में अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं कि फैक्ट्स और रियलिटी हमारे ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि इमोशन या इमेजिनेशन। वह अपने स्टूडेंट्स को फिलॉसफी झाड़ रहे होते हैं। इमोशन का कोई काम नहीं है हमारे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ हमें फैक्ट्स और रियलिटी को देखते हुए चलना चाहिए। लेक्चर के दौरान थॉमस अपने स्टूडेंट सीसी से हॉर्स के बारे में पूछते हैं कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो सीसी को तो आंसर नहीं मालूम था उस समय। वो बोली कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं हॉर्स का चित्र बना सकती हूँ, क्योंकि उसके जो फादर सर्कस में काम करते थे वो घोड़े के साथ काम किया करते थे, तो उसे मालूम था कि घोड़ा कैसा दिखता है। तो वो बोली कि मैं घोड़े का चित्र बना सकती हूँ। तो थॉमस ग्रेडग्राइंड जो है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और फिर वही मॉरलिटी देने लगा कि फैक्ट्स को देखते हुए हमें हमारी ज़िंदगी को जीना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद जो ग्रेडग्राइंड है वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मेरा दोस्त जो मिस्टर बाउंडर बी है तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि जो बाउंडर बी है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। यदि तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम्हारा भाई टॉम है उसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, कभी तुम्हें पैसों की कमी नहीं होएगी। जबकि जो बाउंडर बी है वो लूसिया से 30 साल बड़े होते हैं। तो वो अपने फादर की बात को मान लेती है, क्योंकि उसके फादर तो शुरू से यही सिखाएं कि फैक्ट्स और रियलिटी को देखते हुए चलो, ना इमोशन के बारे में बताएं ना कोई फीलिंग्स के बारे में उसे बताएं। वो तो इमोशन और फीलिंग से तो अनजान होती है, बहुत परे होती है, तो उससे क्या मालूम कि वो उससे 30 साल बड़े हैं, क्या उनमें केमिस्ट्री बनेगी, क्या उनका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, मैरिड लाइफ अच्छे चलेंगे, ये सब उसे नहीं मालूम था। उसके फादर उसे बोले कि तुम उससे शादी कर लो, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, खास करके तुम्हारे भाई का। और वो अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थी, वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो वो इतने ज़्यादा एजेड इंसान से उसने शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब यहाँ इसकी शादी तो हो जाती है। अब होता क्या है कि मिसेस स्पारसिट जो है वो बाउंडर बी के घर में रहती थी, जो कि बाउंडर बी शादी से पहले बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देता था, बहुत टाइम देता था स्पारसिट को। अब वो नहीं देने लगा क्योंकि उसकी शादी हो गई। तो ये चीज़ इस विडो औरत मिसेस स्पारसिट को पसंद नहीं आने लगा और वो लूसिया को भी पसंद नहीं करने लगी, क्योंकि जो चीज़ उसे मिल रहा था वो अब लूसिया को देने लगा। हालांकि उसके घर में स्पारसिट सिर्फ और सिर्फ काम किया करती थी, लेकिन फिर भी स्पारसिट उससे बहुत ही ज़्यादा जलने लगी थी, नापसंद करती थी लूसिया को। यहाँ पे जो इसका वर्कर है, बाउंडर बी का वर्कर स्टेफन, वो रिचल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो वो बाउंडर बी से कहता है कि मुझे मेरी वाइफ से तलाक दिलवा दो, क्योंकि मैं रिचल से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, अपनी वाइफ के साथ। मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, मैं उससे तलाक लेकर के मैं रिचल से शादी कर लूँगा। तो बाउंडर भी कहता है कि देखो भाई, तलाक लेने में तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि लॉयर को हायर करना होगा, उसके लिए वो पैसे मांगेगा, और तुम्हारे पास तो है नहीं, तो तुम इस डाइवोर्स के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बोल करके उसे बाहर निकाल देता है। जब वो स्टीफन निकलता है बाउंडर बे के घर से, तो वहाँ पर बाहर में एक बूढ़ी लेडी रहती है जो स्टीफन से बाउंडर बी के बारे में पूछती है कि बाउंडर बी जिससे शादी करके आया है वो कैसी है, दोनों अच्छे से तो रहते हैं, मतलब ऐसे ही करके उससे पूछने लगा, ख्याल रखती है और वो कैसा है बाउंडर बी, हाल चाल इस तरह पूछने लगी।
और वो बूढ़ी औरत हमेशा बाउंडरबी के घर के इर्द गिर्द मंडराते रहती है और बाउंडरबी के बारे में जानना चाहती है। अब यहाँ पर स्टोरी का अगला कैरेक्टर आता है जेम्स हार्ट हाउस। अब स्टोरी में आने वाली है ट्विस्ट। ये लंदन का रहने वाला है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, एकदम सच अ ग्रेट जेंटलमैन। जो जेम्स हार्ट हाउस है वो, उसे पैसों की कमी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। लेकिन वो हुआ क्या कि वो अपनी लाइफ से थोड़ा सा बोर हो गया था, तो वो मिस्टर बाउंडरबी के पास आ गया कुछ नया इंटरेस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ आया तो वो देखा लूसिया को, और लूसिया को देखते ही उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा और वो सोचने लगा कि जो मिस्टर बाउंडरबी है वो इतना ज़्यादा बूढ़ा है, मतलब कि ज़्यादा एज का है, और इसकी जो वाइफ है लूसिया वो कितनी अच्छी दिखती है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि बस मेरे से कहीं सेट हो जाए, सेट हो जाए, इस टाइप में वो सोचता है। वो तो मौका तराशते रहता है कि लूसिया से वो कब बात करे, अपने दिल के बात को बताए और अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। वो बस यही चाहता है कि किसी तरह लूसिया उससे अट्रैक्ट हो जाए, उसकी तरफ हो जाए। उसके घर में रहते रहते जेम्स हार्ट हाउस जान गया था कि इसके भाई को अपने तरफ कर लूँ तो फिर लूसिया भी मेरे तरफ हो जाएगी। इधर होता ये है कि मिस्टर बाउंडरबी के वर्कर्स जो होते हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। मजदूरों की यूनियन बन जाती है, लेकिन उस यूनियन में स्टीफन शामिल नहीं होता है। वह कहता है कि नहीं, मैं अपने मालिक के खिलाफ बगावत नहीं करूँगा। तो मज़दूर भाई जो होते हैं वो स्टीफन से दूरी बना लेते हैं। वो बोलते हैं कि देखो ये कैसा है, हमारे साथ नहीं खड़ा है। और फिर इधर मिस्टर बाउंडरबी पूछता है कि बताओ तुम्हारे बाकी जितने भी वर्कर हैं वो मेरे खिलाफ क्या प्लान बनाए हैं। तो स्टीफन भी मिस्टर बाउंडरबी को नहीं बताता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके वर्कर भाई मज़दूर भाइयों की बात वो अपने मालिक से शेयर करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो के खिलाफ बगावत करेगा, मीन कि वो कहीं ना कहीं धोखा दे देगा अपने मजदूर भाइयों का। तो वो कहता है, साफ मना कर देता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मिस्टर बाउंडर भी उससे गुस्सा हो जाता है और वो उसे काम से निकाल देता है। तो लूसिया को बहुत ही ज़्यादा तरस आने लगता है, तो वो टॉम को लेकर के स्टीफन के पीछे भाग चली जाती है और स्टीफन को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि लो तुम इससे कुछ गुजारा कर लेना और कुछ नई काम तुम ढूंढ लो। टॉम स्टीफन के कान में धीरे से फुसफुसा करके बोलता है कि तुम आज रात मुझे बैंक के बाहर मिलना। तो स्टीफन को लगता है कि मे भी कुछ ज़रूरी उसके फ़ायदे के लिए होगा, कुछ अच्छा करने के लिए बोल रहा है। तो वो बैंक के बाहर रात भर खड़ा रहता है, लेकिन टॉम तो आता ही नहीं है। लेकिन अगले सुबह सुनने को क्या मिलता है कि जिस बैंक के बाहर स्टीफन खड़ा होता है, टॉम का इंतज़ार कर रहा होता है, उस बैंक को किसी ने लूट लिया। क्योंकि स्टीफन वहाँ रात भर खड़ा होता है तो सबको लगता है कि स्टीफन ने लूटा है, लेकिन ऐसा नहीं, उस बैंक को टॉम ने लूटा होता है। तो स्टीफन को ये चीज़ समझ में आ जाता है कि अच्छा, इसीलिए टॉम मुझे बोला था कि तुम बैंक के बाहर रहना, मेरा इंतज़ार करना, और टॉम तो आया ही नहीं। तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है, लेकिन फिलहाल तो वो वहाँ उस जगह को छोड़ करके चला जाता है। एक समय की बात है, मिस्टर बाउंडरबी किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। रात के टाइम में जेम्स हार्ट हाउस लूसिया से मिलता है, उसे मौका मिल जाता है उससे बात करने का। वो उससे बात करता है कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, और अपने दिल का बात बता दिया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस टाइप्स में और भी कुछ बोला और बोला कि यदि अगर कोई नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भाग चलेंगे। यही सब वो अपने फीलिंग्स को शेयर किया, यही सब डिस्कस कर रहा था। तो जैसे कि मैं पहले बताई थी, मिसेस स्पार्सिट जो विडो औरत मिस्टर बाउंडर बी के घर में काम करती थी, वो लूसिया को पसंद नहीं करती थी, तो वो उस पर नज़र रखा करती थी कि किसी तरह उसे कोई नुक्स मिले, वो नुक्स निकाले और उसे इस घर से निकाल दे। तो उसे तो एक मौका एक तो मिल गया कि जेम्स हार्ट हाउस के साथ ये कुछ अलग कर रही है, अलग सीन चल रहा है इन लोगों का। तो फिर ये उन लोगों का बात छुप छुप करके सुन रही थी कि ये दोनों क्या क्या बात करते हैं। तो जेम्स हार्ट हाउस जो है वो लूसिया को बोला कि चलो हम लोग कहीं चले जाते हैं। लूसिया बोलती है कि देखो ये समय नहीं है यहाँ बात करने का, यदि कोई देख लेगा तो मुश्किल आन पड़ेगी। तो जेम्स हार्ट हाउस कहता है कि ठीक है, चलो फिर हम लोग कहीं बाहर बात करते हैं। तो वो लोग दोनों जा ही रहे थे कि मिसेस स्पार्सिट वो दोनों का पीछा करने लगी। पीछा करते करते हुआ यूं कि दोनों फिर नहीं दिखने लगे। लूसिया चली आई थी अपने फादर के यहाँ, और मिसेस स्पार्सिट को लगा कि लूसिया भाग गई है जेम्स हार्ट हाउस के साथ। लूसिया पहले ही अपने फादर के घर पहुँच करके
सारा बात अपने फादर को कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दी। आपने बचपन से यही सिखाया कि फैक्ट्स में फ़ोकस करो। फैक्ट्स में फ़ोकस करने के चक्कर में इमोशन का पता ही नहीं चला। इमोशन तो हमारे दिल में है ही नहीं, कोई फीलिंग नहीं, और इसी चक्कर में आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल नहीं चल रही है। आपके कहने से मैंने इतने उम्र के व्यक्ति से शादी कर लिया जिसके साथ मैं खुश नहीं हूँ। कोई इमोशन ही नहीं है उसके लिए मेरे दिल में। जब बाउंडरबी घर आया तो मिस्टर बाउंडरबी को बता दी कि लूसिया जेम्स हार्टहाउस के साथ भाग गई है। उसके साथ अलग सीन चल रहा था उसका। मिस्टर बाउंडरबी के पास जाता है बोलने के लिए कि आपकी बेटी तो जेम्स हार्टहाउस के साथ भाग गई है। तो ग्रेट ग्राइंड कहता है कि नहीं, मेरी बेटी मेरे पास है, किसी के साथ भागी नहीं है, और मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये बोलते हुए वो उसे वहाँ से भगा देता है। मिस्टर बाउंडरबी को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब सिसी क्या करती है, जेम्स हार्टहाउस को समझाती है कि देखो ये सही नहीं है, तुम अपने घर लंदन चले जाओ। वो उसे समझा देती है और हार्टहाउस जो है वो अपने मुल्क लौट जाता है। लूसिया उसके साथ भागती भागती नहीं है, सिसी मैटर को संभाल लेती है। कुछ दिनों के बाद स्टीफन वापस वहां आता है उस जगह पर, ये क्लैरिफाई करने के लिए, अपने नाम को क्लियर करने के लिए कि उस रात उस बैंक को स्टीफन ने नहीं बल्कि टॉम ने चोरी की थी। और ये बात मिस्टर बाउंडरबी को बताता है कि उस रात को साहब मैंने बैंक को चोरी नहीं की बल्कि आपके साले साहब टॉम ने चोरी की। ये बताते हुए वह रिचल के सामने अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि वह गड्ढे में गिर जाता है जिससे के वजह से उसे चोट लग जाती है और वो इस दुनिया को त्याग देता है स्टीफन। यहाँ पर तो ऐसा होता है, अब पूरे शहर में तो हाहाकार मच जाता है कि टॉम ने बैंक को लूटा है, अब तो उसे सज़ा होगी। लेकिन यहाँ जब टॉम की बात पता चल जाती है कि टॉम ने बैंक को लूटा है, तो सीसी टॉम को बचाने के लिए अपने फादर के सर्कस में उसे छुपा देती है। अब लूसिया और ग्रेट ग्राइंड जो है वो टॉम को बचाने के लिए सोचने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि टॉम अब वो शहर छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चला जाए। वो उसे भगाने का सोचते हैं। लेकिन ग्रेट ग्राइंड का जो एक स्टूडेंट होता है बिजर, वो कहता है कि नहीं, मैं इसे भागने नहीं दूंगा। थॉमस ग्रेट ग्राइंड कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें कोई इमोशन नहीं है मेरे प्रति। तो उसका स्टूडेंट कहता है कि सर आप ही ने तो सिखाया है कि फैक्ट्स को देखो, फैक्ट्स पे फोकस डालो, रियलिटी जो है उस पर ध्यान दो, ना कि इमोशन और इमेजिनेशन पर। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थॉमस ग्रेट ग्राइंड को दुख होता है कि देखो मेरे ही बताए हुए बात पर आज इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। लेकिन वहाँ पर जो सर्कस का मैनेजर जो होता है वो किसी तरह करके टॉम को वहाँ से निकाल देता है। टॉम तो वहाँ से निकल जाता है, दूसरे जगह चला जाता है। यहाँ पर जो मिसेस स्पार्सिट है वो मिस्टर बाउंडरबी को कहती है कि एक बूढ़ी औरत जो है यही मदद की है यह लूसिया और जेम्स हार्टहाउस को भगाने में। ये औरत हमेशा आपके घर के आगे पीछे होती है और हमेशा ध्यान देती है। जब वो बाउंडरबी उस बूढ़ी औरत से मिलता है तो वो मिसेस स्पार्सिट को ही गाली दे करके, मतलब कि डांट करके ही भगा देता है और कहता है कि ये तो मेरी माँ है जिसका नाम होता है मिसेस पिगलर। 5 साल बाद बाउंडरबी की मौत हो जाती है और जो टॉम है वो भी कभी अपने फैमिली से नहीं मिल पाता है। टॉम दूसरे मुल्क में रहता है, दूसरे जगह में रहता है, टॉम की भी वहाँ मौत हो जाती है। और जो ग्रेट ग्राइंड है वो अपने फैक्ट्स की जो मोरालिटी जो सबको बांटता था, फिलॉसफी जो झाड़ता था, वो भी बंद कर देता है, छोड़ देता है। वो उसे समझ में आ जाती है कि वो कितना गलत था, वो कितना गलत चीज़ अपने बच्चों को सिखाया था। वो फैक्ट्स के चक्कर में ज़िंदगी को झंड कर बैठा। लास्ट में टॉम भी मर जाता है और जो लूसिया है दोबारा किसी से शादी भी नहीं करती है, वो ऐसी रह जाती है। इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।